हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका नामदेव आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी राज्य के आवश्यक तत्व के बारे में। जैसे कि आप सभी जानती हैं, जो राज्य के आवश्यक तत्व हैं, है ना, जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं वो 4 हैं। जैसे कि सबसे पहला जो है राज्य का आवश्यक तत्व वो है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित क्षेत्र या निश्चित भूभाग, तीसरा है सरकार और चौथा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा संप्रभुता। ठीक है, तो हम राज्य के तत्व में सबसे पहले पढ़ेंगे जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि मानव के जो सामाजिकता के गुण हैं उसके आधार पर राज्य का जन्म हुआ है ना। तो राज्य किससे मिलकर बना होता है? व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है। और सभी विद्वान जो हैं वो जनसंख्या को राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, लेकिन जनसंख्या कैसी होनी चाहिए? जनसंख्या के संबंध में बहुत से जो विद्वान हैं उनमें विचारों में मतभेद है, क्योंकि प्रजातंत्र के इस रूप को थोड़ी जनसंख्या वाले राज्य में ही अपनाया जा सकता है। मतलब ये है सीधा सा हमारा कॉन्सेप्ट कि जनसंख्या ना तो बहुत होनी चाहिए राज्य में और ना ही बहुत कम होनी चाहिए, मतलब ना अधिक ना कम, यानी एक एवरेज में होनी चाहिए जनसंख्या। अरस्तु ने क्या बताया है कि लगभग राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक क्या है कि इसमें अधिकतम जनसंख्या हो, यानी 10,000 से कम जनसंख्या राज्य में नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या ही राज्य के लिए बहुत आवश्यक पार्ट होती है। अगर राज्य में जनसंख्या ही नहीं होगी तो हम राज्य को राज्य घोषित नहीं कर सकते। बिना राज्य के जनसंख्या मतलब जनसंख्या से ही राज्य का अस्तित्व जुड़ा हुआ होता है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है निश्चित भूभाग या निश्चित क्षेत्र। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो राज्य में आवश्यक तत्व है वो है निश्चित भूभाग, क्योंकि निश्चित क्षेत्र को राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में अगर नहीं स्वीकारा जाता तो इसके अभाव में व्यक्तियों द्वारा जो व्यवस्थित जीवन है वो व्यतीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्तियों का जीवन कहाँ पे संभव है? एक निश्चित क्षेत्र में ही संभव है ना। तो वर्तमान समय में सभी विद्वान जो है वो निश्चित क्षेत्र को राज्य के लिए आवश्यक मानते हैं, क्योंकि इस संबंध में उन्होंने क्या बताया है कि राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में हम भूमि का अभिप्राय केवल क्षेत्र से ही नहीं मानते, बल्कि उसके अंतर्गत जो भी सुविधाएं आती हैं, जो भी प्राकृतिक साधन आते हैं, वो सभी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए राज्य में जो क्षेत्र है वो तो बहुत पर्याप्त है, लेकिन अगर वहाँ पे सुविधाएं नहीं है तो क्या जनसंख्या वहाँ पे सर्वाइव कर सकती है? नहीं कर सकती। जनसंख्या के लिए पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, है ना, और खाने के लिए भोज्य पदार्थ भी चाहिए, रहने के लिए मकान भी चाहिए। तो जो किसी भी देश को जल, स्थल, वायु में प्राप्त हो, अर्थात किसी भी राज्य में विद्वान जो नदियां हैं, सरोवर हैं, झील हैं, खनिज पदार्थ हैं, राज्य से 12 मील तक का समुद्र और वायुमंडल सभी के अंतर्गत आता है। यानी राज्य में संपूर्ण सुविधाओं के होने से ही हम उसको आवश्यक मानते हैं। यानी राज्य में एक निश्चित जो भूभाग है उसके अंतर्गत भोजन भी होना चाहिए, जल भी होना चाहिए, वायु भी पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या को मिलनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा तीसरा पार्ट है राज्य के लिए आवश्यक है वो है सरकार यानी गवर्नमेंट। क्योंकि आपको पता ही अगर राज्य में मान लीजिए जनसंख्या है, ठीक है, और निश्चित भूभाग भी है, लेकिन अगर सरकार ही नहीं है तो वहाँ पे क्या होगी? अराजकता फैल जाएगी। यानी राज्य के लिए जो सरकार है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव समूह एक निश्चित क्षेत्र में जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित होता है उसमें सरकार की अहम भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को जो जीवन होता है वो नियमों द्वारा ही नियमित नहीं होता, बल्कि सरकार ही वह संस्था है या साधन है जो उद्देश्यों को पूर्ण करने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त जो सरकार होती है, सरकार ही राज्य में बसे जो जन समुदाय हैं यानी आम नागरिक जो हैं तो उनकी इच्छाओं को पूर्ति करती है और आम जनता के लिए हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसलिए सरकार क्या करती है? सरकार एक राज्य को व्यवस्थित बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है, हर प्रकार के साधन उत्पन्न करती है। ठीक है, नियमों में समय समय में परिवर्तन करती है जिससे कि आम जनता को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, और राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में सरकार की अहम भूमिका होती है। हमारा जो चौथा तत्व है, आवश्यक तत्व, वो है संप्रभुता। ठीक है, तो एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले तथा सरकार से संपन्न लोग जो होते हैं वो उस समय तक राज्य का निर्माण नहीं कर सकते जब तक कि उनके हाथ में संप्रभुता यानी सर्वोच्च शक्ति नहीं होगी, सर्वोच्च इच्छा नहीं होगी। अगर हम उदाहरण के लिए बात करें 15 अगस्त 1947 के पहले की, तो उस टाइम पे जनसंख्या तो थी राज्य में,
क्षेत्र भी था और सरकार भी थी, लेकिन उस सरकार के पास संप्रभुता नहीं थी। यानी वो सरकार संप्रभुता से संपन्न ना होने के कारण अस्तित्व में नहीं आ पाई। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को संप्रभुता प्राप्त हुई और तभी भारत एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हमारे सामने आया। और राज्य की संप्रभुता से आशय क्या है कि राज्य की जो आंतरिक रूप से उत्तम हो, अर्थात क्या है कि अपने क्षेत्र में व्यवस्थित सभी समुदाय और व्यक्तियों को आज्ञा प्रदान कर सके, ऐसी शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। और बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। अर्थात क्या है कि दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छा और उसके अनुसार संबंध स्थापित कर सके, यानी राज्य को किसी प्रकार से प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वो अपनी इच्छानुसार किसी से भी संबंध बना सकता है और किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार कर सके, ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आपने जाना राज्य के आवश्यक तत्व के बारे में, जिसमें आपने जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता को जाना, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें कोई भी आपको कमी समझ में आती है या कोई भी टॉपिक में आपको डाउट लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या टॉपिक नहीं समझ में आया। हम आपको अगले वीडियो में इससे बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। बना है कि नहीं, मुझे डाउट लग रहा है। ओपन किया था आपने ना रिकॉर्डर? आवाज़ कहाँ गई इसकी? स्टॉप करो ना।